गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे। हमने पिछले वीडियो में जिम्नोस्पर्म में किस तरह से बीज का निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ा था। ये हम बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर उसकी फर्स्ट यूनिट का टॉपिक चल रहा है, फल सहित बीजीय पादप आवर्त बीजीय। ये आपके फर्स्ट यूनिट में है, छोटे छोटे टॉपिक है आपके। इसमें हम सामान्य जानकारी लेंगे कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है और कैसे वो दूसरों से डिफरेंट होता है। एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो उसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। अब उसके बाद एंजियोस्पर्म जो सबसे लास्ट में आता है वो होता है एंजियोस्पर्म। इट मीन्स जो आप अपने आसपास देखते हैं, ऐसे प्लांट जो आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी जिनमें फल आते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। यहाँ हम ऐसे फलों की बात नहीं कर रहे कि जो हम खाते हैं, जैसे आम, सेब, अनार। ये सिर्फ सिंपल फलों की बात नहीं कर रहे हम। ये फल से मतलब ये नहीं कि खाने वाले फल, प्रत्येक तरह का फल चाहे वो खाने योग्य हो या नहीं हो, फल में ही आता है। और ऐसे प्लांट जो फल देते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म में आते हैं। एंजियोस्पर्म को अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी मतलब ढका हुआ, जिसमें कि बीज कवर्ड रहता है। जब हमने पिछली वीडियो में बात करी थी तो हमने कहा था जिम्नोस्पर्म में बीज कवर नहीं रहते, इसलिए उनकी फल बनने की क्षमता नहीं रहती। लेकिन जब अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसको कह रहे हैं आवर्त बीजी, यानी जो बीज बल सहित। अब जब हम बीज की बात कर रहे हैं कि बीज भित्तियों सहित होते हैं तो इसका मतलब है उसमें फल का भी निर्माण होगा, क्योंकि जो बीज होता है वही बाद में जाकर फल में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एंजियोस्पर्म की उत्पत्ति हुई जिम्नोस्पर्म से, और जिम्नोस्पर्म से फल का निर्माण नहीं हो पा रहा था तो डेवलपमेंट आवश्यक था। तो जैसे जैसे प्रकृति में आवश्यकता हुई, नई चीज़ों की उत्पत्ति हुई, तो उसी नई विकास के क्रम में एंजियोस्पर्म पादपों की उत्पत्ति हुई। एंजियोस्पर्म पादपों की उत्पत्ति के साथ ही प्रकृति में बैलेंस बैठने लग गया, संतुलन बैठने लग गया पादपों का। कुछ अभी भी पृथ्वी पर जिम्नोस्पर्म भी है और टेरिडोफाइट भी। ये नहीं है कि सभी प्लांट लुप्त हो चुके हैं, नहीं, अभी भी सभी कहीं ना कहीं अर्थ पर उपस्थित है। चलिए यहाँ पर हम एंजियोस्पर्म के बारे में बेसिक जानकारी की बात करें। एंजियोस्पर्म का पादप बीजाणुभिद होता है। देखिए हम एक दो तीन चीज़ों को आपको पहले क्लियर कर देते हैं, बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद। इंग्लिश में इनको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है 2n, द्विगुणित अवस्था, और युग्मोद्भिद का मतलब होता है n अवस्था। ठीक है, तो पहले आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि बीजाणुभिद और युग्मोद्भिद। जब कोई कोशिका द्विगुणित होगी तो वह बीजाणुभिद कहलाएगी, और जब कोई कोशिका अगुणित होगी तो वह युग्मोद्भिद कहलाएगी। यहाँ पर एक कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पादप के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म के जो पादप होते हैं वो बीजाणुभिद होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म की प्रत्येक कोशिका के अंदर द्विगुणित कोशिका होती है। एंजियोस्पर्म की प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है, इसीलिए इसके पादप को बीजाणुभिद पादप कहा जाता है। जब आपने एल्गी की बात करी थी तो वहाँ पर अगुणित अवस्था में थी कोशिकाएं, यहाँ सभी द्विगुणित अवस्था में है। एंजियोस्पर्म में फूलों का निर्माण होता है।
फलों का है तो फूलों का भी होगा, दोनों का ही निर्माण होगा। तो फलों का निर्माण भी होता है, फूलों का भी निर्माण होता है। एंजियोस्पर्म के जो पादप होते हैं कंप्लीटली डेवलप्ड प्लांट होते हैं। तो एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में जब बात करते हैं तो फल और फूल दोनों की बात आती है। यहाँ पर हमने जब फूलों की बात करी है कि एंजियोस्पर्म का प्लांट में फूल होते हैं, तो अब फूल की एक बेसिक संरचना की भी हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, फूल की बेसिक संरचना में हम यहाँ पर किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं करेंगे कि उसमें बाह्य दल पाए जाते हैं, ऐसी बात नहीं करें। यहाँ पर हम जनन अंगों से संबंधित बात कर रहे हैं इस पूरी यूनिट में, तो हम उसी के रेफरेंस में यहाँ बात करेंगे। जैसे जैसे आपके यूनिट के हिसाब से सिलेबस के अनुसार है, वैसे ही मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको सही समझ में आएगा, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा तो बहुत कुछ रहता है पढ़ने का। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए। हम यहाँ पर इस यूनिट में आपके सिर्फ जनन अंगों के बारे में बात हुई थी, तो यहाँ भी हम जनन अंगों के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखिए, फूल की जब हम बात करते हैं, फूल तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फूल नहीं देख रखा हो। अरे भाई, फूल तो सभी नहीं देख रखा होगा, अपने आसपास नहीं देख रखा तो बाहर जाके देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको फूल जरूर मिल जाएगा। अब फूल की संरचना अगर आपको देखनी है तो आप सबसे सिंपल फूल देखिए, गुड़हल का फूल जो सब जगह मिलता है, उसमें आपको सभी चीज़ें आसानी से दिख जाएगी। चलिए देखिए, फूल के अंदर संरचना की बात करते हैं तो किसी भी फूल के अंदर दो प्रकार की संरचनाएं होती है, एक नर जनन संरचना, दूसरी मादा जनन संरचना। दो प्रकार की संरचनाएं होंगी, तो उन्हें कहेंगे नर जनन अंग और मादा जनन अंग कहते हैं। उन दोनों को मादा जनन अंग कहते हैं। तो नर जनन अंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म के रेफरेंस में हम ये नहीं कहते कि नर जनन अंग उपस्थित होता है, हम कहते हैं कि फूल के अंदर स्टेमन उपस्थित होते हैं। स्टेमन यानी पुमंग यानी नर जनन अंग उपस्थित होता है। और जब मादा जनन अंग की बात होती है तो हम कहते हैं उसमें जायांग उपस्थित होता है। कार्पल, पिस्टल, आप जो भी नाम याद रह सके याद रखिए, टर्म्स को आप इंग्लिश में भी याद रखेंगे। तो ये दोनों जनन अंगों के नाम हैं। जब हम स्टेमन की बात करते हैं तो हम स्टेमन की संरचना के बारे में बात करेंगे। जब हम कार्पल की बात करते हैं तो कार्पल की संरचना की बात करेंगे। तो पहले हम स्टेमन की संरचना के बारे में बात करते हैं। स्टेमन की संरचना कैसी होती है, क्या क्या अंगों से मिलकर बनी होती है, और स्टेमन किस प्रकार से आगे काम करता है और बीजाणु बनाता है। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टेमन की हम बात करते हैं। तो स्टेमन में 3 पार्ट होते हैं, तंतु, संयोजी ऊतक, पालिया। ये 3 पार्ट होते हैं। आपने ऐसी संरचना देख ही रखी होगी सबने, ये देखिए ऐसी संरचना आप सबने देख रखी होगी। इसमें जब हम बात करते हैं, ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट होता है ये वाला, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट हो गया हमारा। तो देखिए तीनों पार्ट हमारे समझ में आ रहे हैं, यानी तंतु, फिलामेंट जो नीचे का भाग रहता है, लंबा पतला ऐसा भाग रहता है। इसका कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ एक इसको कनेक्ट करने का काम, जोड़े रखने का काम करता है। कुछ में फिलामेंट छोटा होता है, कुछ में फिलामेंट बड़ा होता है। फिलामेंट अलग अलग जगह पर अलग अलग लंबाई के हो सकते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक का मतलब हो गया ऐसी संरचना जो तंतु और पाली दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। वो जगह नाम ही इसका ये संयोजी यानी सहयोग करने का जो काम कर रही है वो होता है संयोजी ऊतक। तीसरा होता है पाली, जो कि ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देता है। जो इसका मेन पार्ट होता है वही होता है पाली। पाली दिखाई दे रहा है आपको ऊपर ऊपर 3rd नंबर पर।
तो ये है इसका पाली वाला भाग। यही सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है। इसी पाली से सभी काम होते हैं। जब ये पाली होती है तभी इसमें ही लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु जो बनने का काम होता है वो होगा। अब यहाँ पर हम लघु बीजाणु, गुरु बीजाणु की बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाली है। पाली में सिर्फ बीजाणु की बात करेंगे। यहाँ पर जो बीजाणु बनेंगे नर की बात करें तो लघु बीजाणु का निर्माण ही यहाँ पर आगे चलकर होगा। चलिए देखते हैं पालियों के बारे में। हम आगे बात करते हैं कि पालियाँ कैसी होती हैं। एक सामान्य संरचना की जब हम बात करते हैं तो पाली की सामान्य संरचना को अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो हमने शुरू में देखते हैं कि पाली ऐसे लगता है कि दो चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्ट हो रही है, लेकिन इसकी सामान्य संरचना ये आपने इसके, अगर हम इसका सेक्शन कटिंग देखते हैं तो ये आपने ऐसी संरचना दिखाई देती है। ये है पालियाँ। देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो ये पालियाँ यूँ तो दो भागों में बटी हुई रहती है जब हम इसको बाहर से देखते हैं, लेकिन जब इसको अंदर से देखते हैं तो ये चार भाग होते हैं। 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 भाग इसमें होते हैं। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इनकी पालियों को, इनमें 4 भाग उपस्थित होते हैं और ये चारों भाग ही पूरी तरह से कोशिकाओं से बने होते हैं। कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ होती हैं, कुछ कोशिकाएं अंदर डीप में होती हैं, कुछ कोशिकाएं मध्य में होती है। तो सभी कोशिकाएं उपस्थित होती है, पूरी तरह से इसमें कोशिकाएं होती है। लेकिन जब इन पालियों को और अंदर गहराई तक देखते हैं तो इनके अंदर की तरफ इस तरह से कुछ कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो कि साइज में अन्य कोशिकाओं से थोड़ी सी बड़ी होती हैं। इन कोशिकाओं को लघु बीजाणु धानियाँ कहा जाता है। लघु बीजाणु धानियाँ, पूरे समूह को एक साथ लघु बीजाणु धानियाँ कहा जाता है। ठीक है, इन कोशिकाओं को, जिन कोशिकाओं की बात करें, इनकी बात कर रहे हैं हम, इन्हें लघु बीजाणु धानियाँ कहा जाता है। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर आगे चलकर बीजाणुओं का निर्माण होता है। यही कोशिकाएं हैं जो आगे चलकर संपूर्ण जनन में मदद करती है। जब हमने बात करी कि लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है, हम जिम्नोस्पर्म में भी ये बात पहले कह चुके हैं कि जिसमें नर बीजाणु बनते हैं या लघु बीजाणु बनते हैं उस संरचना को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। लघु बीजाणु धानी कहते हैं। अब इन कोशिकाओं की हम बात करते हैं, लघु बीजाणु धानियों की। देखिए लघु बीजाणु धानियों में भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है ऐसे। तो इन बीजाणुओं के अंदर, लघु बीजाणु धानियों के अंदर भी कुछ कोशिकाएं स्पेशल प्रकार के होती है जो साइज में थोड़ी बड़ी होती है और बहुत सारा पोषक पदार्थ अपने अंदर रखती है। इन कोशिकाओं को कहते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल, माइक्रो स्पोर मदर सेल, इनको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। माइक्रो स्पोर मदर सेल, MMC, इस नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये कहलाती है माइक्रो स्पोर मदर सेल। चलिए देखिए, अब हम बात करते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल की। जब हमने बात करी है तो अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने शुरू में कहा था कि एंजियोस्पर्म का जो पादप होता है वह द्विगुणित अवस्था में होता है। तो इसकी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होती है। जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात कर रहे हैं तो ये भी, इसकी भी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होगी और प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है। तो जो बीजाणु बनते हैं अगर वो द्विगुणित बनेंगे
तो निषेचन करके वो क्या बनाएंगे, वो फोरेन अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति तो नहीं आ सकती कि कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहे। तो इसलिए इसकी प्रत्येक कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की प्रत्येक कोशिका जो आगे बीजाणु निर्माण का कार्य करती है, वो अर्धसूत्री विभाजन करके पराग कणों का, पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। पोलन ग्रेन के निर्माण के साथ ही लघु बीजाणु का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। लघु बीजाणु का निर्माण कंप्लीट होना यानी पराग कणों का निर्माण होना, दोनों एक ही बात है। आप पराग कणों को लघु बीजाणु भी बोल सकते हैं या लघु बीजाणु को पराग कण भी बोल सकते हैं। ये वो प्रक्रिया है जब यह आगे परागण के लिए तैयार होता है। जब पराग कण बन गए तो वह अपने आप तो निषेचन कर नहीं पाएंगे, उन्हें तो जहाँ फीमेल है वहाँ जाना ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यह लघु बीजाणु परागण की क्रिया करते हैं और फीमेल तक पहुँचते हैं। फीमेल पर पहुँचने के बाद ये पराग नली बनाते हैं, पराग नली बनाते हैं। अब देखिए उसी पराग नली में जो पराग कण था यानी जो लघु बीजाणु था, उस लघु बीजाणु में एक न्यूक्लियस होता है। ध्यान से सुनिएगा, उस लघु बीजाणु में एक न्यूक्लियस होता है जो आगे लगातार डिवीज़न करके दो नर युग्मक बनाता है, दो नर युग्मक बनाता है। इस तरह से लघु बीजाणु से दो नर युग्मक का निर्माण होता है और दोनों नर युग्मक एन अवस्था में होता है। एक छोटा नर युग्मक होता है, एक बड़ा नर युग्मक होता है। इस तरह से दो नर युग्मक का निर्माण होता है। जब ये फीमेल पर पहुंच जाते हैं तो ये नर युग्मक वहाँ पर फ्यूज़न का कार्य करते हैं यानी निषेचन का कार्य करते हैं और आगे की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। निषेचन के लिए फीमेल का भी होना आवश्यक है। तो एंजियोस्पर्म में फीमेल ऑर्गन भी उपस्थित होते हैं, जिसे हमने पहले ही बताया था, जायांग कहते हैं। जायांग के बारे में अब हम बात करते हैं कि जायांग क्या होते हैं। देखिए हमने दो नर युग्मक का निर्माण कर दिया। ध्यान से याद रखिएगा ये बात कि दो नर युग्मक का निर्माण हुआ है, उसमें एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कार्पल यानी जायांग के। जायांग में भी तीन भाग होते हैं, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये तीन भाग होते हैं। ये ऐसी संरचना आप सभी ने देख रखी होगी। वर्तिका, वर्तिकाग्र ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा भाग, ठीक है। ये आप सभी ने संरचनाएं देख रखी है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये इसके तीन भाग होते हैं। वही जब जनन नली एंटर करती है, जब पराग नली बन जाती है तो यहाँ से एंटर करती है ऊपर से। चलिए अभी हम पहले इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, किस तरह से ये बीजाणु का निर्माण करती है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसका तीसरा भाग होता है ये, जिसको कि हम अंडाशय कहते हैं, इस अंडाशय में ही सारा काम होता है, यानी जो जनन का सारा काम होता है वही इस अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें प्लेसेंटा कोशिका कहते हैं। ये प्लेसेंटा कोशिका, देखिए यहाँ पर जो जायांग है इसकी भी प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है, तो लगातार विभाजन करती है, लगातार विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है जिसे न्यूसिलस कहा जाता है। बीजांडकाय, हिंदी में उसको बीजांडकाय कहते हैं, न्यूसिलस कहा जाता है।
यानी प्लेसेंटा कोशिका द्विगुणित होती है और लगातार समसूत्री विभाजन करके बहुत सारा कोशिकाओं का एक ग्रुप बना लेती है, उसे न्यूसीलस कहते हैं। अब न्यूसीलस के अंदर वही कुछ कोशिकाएं गुरु बीजाणु धानी की तरह कार्य करती है और उन्हीं के अंदर कुछ कोशिकाएं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। जैसे आपने लघु बीजाणु मात्र कोशिका की बात करी थी, वैसे ही इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जब बन रही है तो जब हमने पहले बात करी थी कि ये कोशिका द्विगुणित अवस्था में होती है, तो लेकिन जब ये बीजाणु बनाती है तो यह अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन करके यह गुरु बीजाणु बनाती है। तो जब गुरु बीजाणु बनता है तो n प्रकार का गुरु बीजाणु बनता है। तो देखिए हमने पहले वहाँ भी बोला था, यहाँ भी आ गया कि n प्रकार का लघु बीजाणु, n प्रकार का गुरु बीजाणु, लेकिन लघु बीजाणु ने n प्रकार के 2 नर युग्मक बनाए। अभी यहाँ पर हमारा गुरु बीजाणु बना है, मादा युग्मक नहीं बना है। यहाँ जो मादा युग्मक बनेगा उस मादा युग्मक को अंड कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब जब गुरु बीजाणु बन जाता है तो वही गुरु बीजाणु आगे विभाजन करके एक अंड बनाता है, परिपक्व अंड या एक अंड बनाता है जो धीरे धीरे समय के साथ साथ मैच्योर हो जाता है और परिपक्व हो जाता है। इस अंड के अंदर अगर हम इस अंड की बात करें, ये सा अंड बनता है गुरु बीजाणु से। अब इस अंड की बात करते हैं। जब ये अंड परिपक्व हो जाता है तो इसके अंदर 8 कोशिकाएं होती हैं। ध्यान से सुनिएगा ये पाठ आप। 8 कोशिकाएं होती हैं। इन 8 कोशिकाओं के बारे में अगर हम बात करें, इसमें कोशिकाएं समूह में विभाजित होती हैं। 3 कोशिकाएं अंडु समुच्चय, 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिकाएं तथा 2 मध्य में ध्रुवीय केंद्रक कहलाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, ये 3 हो गई आपकी, यहाँ पर 3 यहाँ पर हो गई और ये 2 ये स्थिति आपकी इसमें रहती है। देखिए 3 और 3 6 और 2 8, तो इस तरह से 8 कोशिकाएं होती हैं। 8 कोशिकाएं होती है। आप मेरे शब्दों पे गौर करना, 8 कोशिकाएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये और ज़्यादा परिपक्व होते हैं, तो ये दोनों की मध्य कोशिकाएं दोनों एक साथ मिल जाती हैं और इन दोनों कोशिकाओं के मिलने पर एक ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण होता है। अब आप देखिए, हमने बात करी है 8 कोशिकाएं यहाँ पर होती है, लेकिन अगर हम केंद्रक की बात करें तो यहाँ पर 7 केंद्रक होते हैं। समझ में आ गई आपको बात? बीच के दोनों केंद्रक एक साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह से यह 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय अवस्था यह कहलाती है। ये इसकी परिपक्व अवस्था होती है। जब दोनों मध्य के केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं तभी इसमें आगे निषेचन का कार्य होता है। चलिए, जब निषेचन का कार्य होने लगता है तब वही दोनों नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्र संयोजित हो जाते हैं। देखिए, दोनों केंद्रक संयोजित हो गए, इसका मतलब है 2n कोशिकाएं तो संयोजित हो गई। 2n कोशिकाएं पहले ही संयोजित हो गई है और 2 ध्रुवीय केंद्रों के संयोजन होने से एक 2n कोशिका तो पहले ही बन चुकी है वो। ठीक है, 2n कोशिका पहले ही बन चुकी है वो। तो अगर हम बात करें 2n कोशिका की, तो वो पहले ही यहाँ पर बीच में अंड में अपने आप बन चुकी है। अब इस 2n कोशिका से, अंड से अब किस तरह से आगे निषेचन होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने कहा था एक अंड समुच्चय होता है, ये ऊपर की तरफ हमने कहा ये अंड समुच्चय होता है। इस अंड समुच्चय में ये कोशिका ही अंड कहलाती है, यही कोशिका अंड कहलाती है। समझ में आ गई बात?
ये जरूरी नहीं है कि अंड समुच्चय ऊपर की तरफ ही रहे, ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये अलग अलग पात्रों में इसका अरेंजमेंट होता है, लेकिन अंड समुच्चय की मध्य कोशिका अंड को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए, जब निषेचन की बात आती है तो हमने कहा था कि दो नर युग्मक बनते हैं, दो नर युग्मक बनते हैं, एक छोटा नर युग्मक बनता है और एक बड़ा नर युग्मक बनता है। एक जो बड़ा नर युग्मक होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक बना था उससे जाके जुड़ जाता है, जो मध्य में ये ध्रुवीय केंद्रक था इससे जाके जुड़ जाता है। 2n तो पहले ही था, n और आके जुड़ गया, तो ये हो गए सारे मिलके 3n अवस्था में, ये आ गई 3n अवस्था। और एक जो जाके जुड़ता है वो जो हमने कहा था यहाँ अंड होता है, तो n+n ऐसे जुड़ जाते हैं और ये बन जाती है 2n अवस्था। इस तरह से इनमें संयोग का कार्य होता है। देखिए, जब छोटा नर युग्मक अंड से जाके जुड़ता है, n+n का संयोग होता है तो 2n अवस्था बनती है, और यही 2n अवस्था आगे जाकर भ्रूण बनाती है। दूसरी जो अवस्था थी 2n+n का संयोग की जो अवस्था थी, उस संयोग से एक त्रिगुणी संरचना बनती है जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाती है। तो इस तरह से इसमें दो प्रकार के निषेचन हुए। द्विनिषेचन वाली इसमें प्रक्रिया हुई, दो निषेचन हुए क्योंकि दो नर युग्मक थे, दोनों अलग अलग जगह पर जुड़े, दोनों ने संयुग्मन का काम करा, दोनों किसी से जाके जुड़े, दोनों फीमेल से जाके जुड़े, तो दो निषेचन हो गया। त्रिसंलयन की बात करते हैं, त्रिसंलयन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये वहाँ पर दो ध्रुवीय काय थे 2n, और जब उससे एक नर आके जुड़ा तो वो n और प्लस होते ही वो हो गए 3n, तो त्रिसंलयन अवस्था, 3 बनने का मतलब त्रिसंलयन अवस्था होगा। तो इस प्रकार एंजियोस्पर्म में पूरा जनन कंप्लीट होता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म का जनन कंप्लीट होता है। तो आप एक बार इसको पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको। बाकी आप डिटेल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।